पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 38 पर हम लोग आ चुके हैं। क्लास नंबर 38 जो भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपनी अटेंडेंस। मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 7 मुगल वंश का हमको कंप्लीट करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है हॉर्टिकल्चर वगैरह में, वो क्या स्ट्रक्चर होता है और वही ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ पर कैसे काम करता है, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। राज्य व्यवस्था में पोजीशन ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट सिस्टम में, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यसभा की क्या भूमिका है, क्या जो स्थिति है उसको हमको देखना है। यूट्रोफिकेशन का पार्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे। तो हमको बात करनी है औरंगजेब आलमगीर के बारे में। तो शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के कुछ युद्ध हुए थे जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। उन सारे युद्धों में विजयी फाइनली होता है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर का जन्म हुआ था उज्जैन के निकट दोहाद में 1618 में। मूल नाम इसका मुहियुद्दीन था, मुहियुद्दीन औरंगजेब। इसकी उपाधि या मूल नाम बहादुर। शाहजहां ने बहादुर की उपाधि इसको दी थी और आलमगीर की उपाधि दी थी शाही पोशाक में एक दरवेश। जिंदा पीर की उपाधि इसको मिली थी, जिंदा पीर उपाधि पूछी जा चुकी है एग्जाम में। हाफिज की उपाधि मिली थी। ये पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसको संपूर्ण कुरान याद थी, पूरी कुरान इसको याद थी। इसका राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था, जुलाई 1658 में, दूसरा हुआ था जून 1659 में। राज्याभिषेक के समय अब उपाधि कौन सी ली थी, किस नाम से राज्याभिषेक इसका हुआ था? अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये पूरा नाम इसने खुद का लिया था। और शिक्षक इसके थे मीर हाशिम गिलानी और अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। मीर हाशिम गिलानी, अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी इसके शिक्षक थे। वजीर सादुल्ला खान शाहजहां के शासनकाल में जो वजीर थे, ये वो इसके कह सकते हैं अन्य शिक्षक थे। मुल्ला शेख अहमद ये एक अन्य शिक्षक थे। तो इन सब की शिक्षाओं का प्रभाव औरंगजेब पर पड़ा था। औरंगजेब बातचीत में हिंदी की लोकप्रिय कहावतों का प्रयोग करता था, ये लेखकों ने लिखा है। सूफी मतों में औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले को फॉलो करता था। नक्शबंदी सिलसिला का फॉलोअर था ये और मीर मासूम का शिष्य था।
अच्छा, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब सूफी सिलसिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो नक्शबंदी सिलसिला एक कट्टर सिलसिला था, आपको याद रखना है। और औरंगजेब के विचार ज़्यादातर जो है कट्टर या फंडामेंटलिस्ट रहे हैं। तो कट्टर सिलसिला को फॉलो करता था, जो म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह नहीं अलाउ करता था सिलसिला, उसको फॉलो करता था। म्यूजिक अपने स्टेट में बैन भी किया था औरंगजेब ने। हालांकि खुद जो है अच्छी वीणा बजा लेता था, लेकिन इसने अपने शासनकाल में म्यूजिक को बैन किया था। औरंगजेब की कई सारी पत्नियां थीं, उसमें दिलरास बेगम यानी रबिया उद दौरानी सबसे प्रिय पत्नी थी। इसका मकबरा इसने बनवाया था औरंगाबाद में। रहमत उन्निसा ये नवाब बाई दूसरी पत्नी। औरंगाबादी महाल, उदयपरी महाल, जिनको जॉर्जिया दासी भी कहा गया है, इसकी अन्य पत्नियां थीं। हीराबाई औरंगजेब की एक रखैल थी, इसका नाम जौनाबादी महाल था। ठीक है, हीराबाई या जौनाबादी महाल नाम से एक रखैल भी थी, और कुल मिलाकर 4 पत्नियां थीं। औरंगजेब के कई सारे पुत्र और पुत्रियां थीं, जैसे जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुब्तुन्निसा। ये सब जो पुत्रियां थीं, जेबुन्निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी, ये कवित्री थी और मखफी उपनाम से फारसी में गीत इसने लिखे हैं। इसके पुत्र थे आजम, अकबर, मोहम्मद सुल्तान। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम उर्फ शाह आलम। औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र काम बख्श था, ये उदयपुरी महाल का लड़का था। तो ये इसके पुत्र पुत्रियां हो गई। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। औरंगजेब के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको एक एक करके देखिएगा। मैंने पैराग्राफ फॉर्म में इसलिए नहीं रखा है इसको, जिससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करना भी सीखें साथ ही साथ। अब आपके कंपाइलेशन पीडीएफ में, जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज में दी हुई है, जिसको पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है। आप चाहें तो ऐसे नोट्स खुद भी बना सकते हैं लास्ट मोमेंट में याद करने के लिए। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। हम 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, और इसने चगताई परंपरा को तोड़ा था। चगताई परंपरा क्या कहती है? चगताई परंपरा ये कहती है कि पिता के जीवित रहते जो है दूसरा कोई भी पुत्र उसका अपना राज्याभिषेक नहीं करा सकता है। अभी तक किसी ने नहीं कराया था। औरंगजेब ये प्रथा तोड़ता है, और जो है अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते शासक बना था। औरंगजेब सद्र अब्दुल वहाब गुजराती नामक एक काजी था। ये एग्री हुआ था फाइनली इसके सिर पर ताज रखने के लिए, क्योंकि बाकी सारे काजियों ने विद्रोह किया था, कहा था कि वो औरंगजेब को अपना शासक नहीं मानेंगे, उसके सर पर ताज नहीं रखेंगे। तो सद्र अब्दुल वहाब गुजराती को काफ़ी यहाँ पे समर्थन मिला था औरंगजेब का, लेकिन बाद में इसने फतवा भी जारी किया था औरंगजेब के खिलाफ। तो सद्र अब्दुल वहाब गुजराती जो काजी है, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका औरंगजेब की लाइफ में। शुरू में इसको सपोर्ट करता है, लेकिन बाद में इसका विरोध भी करता है। 1665 में जब शिवाजी का उदय हुआ था, शिवाजी लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे मराठा साम्राज्य की, तो जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। जयसिंह के नेतृत्व में औरंगजेब ने सेना भेजी थी। जो कछवाहा वंश के शासक थे जयसिंह, उनके नेतृत्व में शिवाजी संधि करने के लिए सेना भेजी गई थी। ठीक है, जो कूटनीति में निपुण था जयसिंह, उसको भेजा था औरंगजेब ने। और औरंगाबाद में, महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद में, इसने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था 1679 में। ये पूछा जा चुका है एक बार, जब क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था कि कौन से मकबरे और कौन से कह सकते हैं आर्किटेक्चर साइट्स किसने बनवाए। सुलेमान शिको जो दारा शिको का पुत्र था, औरंगजेब के भाई का जो पुत्र सुलेमान शिको, जैसे हमको पता है शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें एक दारा शिको भी था। दारा शिको का एक पुत्र था सुलेमान शिको। सुलेमान शिको ने युद्ध किया था औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में। तो गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ पर इसने शरण ले ली थी उत्तराधिकार का युद्ध, जब इसका पिता दारा शिको हार गया था। सुलेमान शिको ने यहाँ पर पृथ्वी सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। पृथ्वी सिंह का जब पुत्र मेदिनी सिंह शासक बनता है गढ़वाल का, तो उसने औरंगजेब से संधि कर ली थी, और औरंगजेब के कहे अनुसार इसको मुगल मतलब कह सकते हैं बादशाहत को सौंप दिया था। ग्वालियर में किले में उसको मार डाला गया था अफीम दे करके। तो सुलेमान शिको की हत्या भी करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब को जाना जाता है जजिया कर को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अकबर के समय में जजिया कर हटा दिया गया था। बाद में किसी शासक ने उसको रीइंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इस निर्णय को, अपने पूर्वज अकबर के निर्णय को ये पलट देता है। 1679 में फिर से जजिया कर लगाता है, और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है औरंगजेब। शिवाजी के कई माफ कीजिएगा, औरंगजेब के कई सारे पुत्रों में से एक अकबर जो था, ये अपने पिता के खिलाफ जाता है और विद्रोह करता है। तो मोहम्मद अकबर नामक पुत्र ने विद्रोह किया था, और राजपूतों के खिलाफ अपने पिता औरंगजेब की स्थिति थोड़ी सी कमजोर की थी। बीजापुर का मतलब अधिग्रहण कब किया था औरंगजेब ने फाइनली शासक बनने के बाद? 1687 में। जब वहां का शासक कौन था? बीजापुर के अधिग्रहण के समय लास्ट जो रूलर था, आदिल शाही रूलर, ये था सिकंदर आदिल शाह। ठीक है, और फिर जब गोलकुंडा का अधिग्रहण किया गया 1687 में अगले साल, तो शासक कौन था? हसन कुतुब शाह था। अंतिम शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2020 वाले पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। मतलब अधिग्रहण का प्रयास औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार रहते हुए भी किया था, लेकिन वो फाइनली कर नहीं पाया था। फाइनली बीजापुर को एनेक्स किया जाता है मुगल रूल में 1687 में, और गोलकुंडा को 1600 इसको
बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 1687 में। यहाँ पर 1686 होना चाहिए। औरंगजेब एक फंडामेंटलिस्ट शासक था और वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना चाहता था और जिहाद का फॉलोअर था, यानी कि कोई भी काफिर ना रहे, ठीक है, सभी इस्लाम को कबूल करें। जो भी ऐसी भूमि है जहाँ पर इस्लाम को ना माना जाता है उसको उसने दारुल हर्ब कहा था और उसका उद्देश्य था कि दारुल इस्लाम में उसको परिवर्तित कर देगा। जो कई सारी प्रथाएं जो इस्लाम के अनुकूल नहीं थी, जो पुराने शासक फॉलो करते थे, मुगल शासक, उसको उसने बंद कराया था। जैसे नवरोज का त्यौहार, ऐसा मानना था इसका कि ये ईरानी फेस्टिवल है तो ये इस्लाम के खिलाफ है, इसको नहीं मनाया जाना चाहिए। तुलादान यानी कि शासक के वजन के बराबर तौल करके सिक्के जो बांटे जाते थे, लुटाए जाते थे, इसको बंद कराया। झरोखा दर्शन बंद कराया। सिक्कों पर कलमा लिखवाना इसने बंद करवाया। इसके अनुसार ये इस्लाम के विरुद्ध है। होली, दिवाली, ये सब जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे राज दरबार में, इसको बंद कराया, ठीक है। संगीत पर इसने पूरी तरीके से बैन कर दिया था, गीत संगीत पर। हालांकि हमेशा वैसा होता है जब भी कला को दबाया जाता है, सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट कला के उदाहरण वहीं से मिलते हैं। जैसे फारसी कला का सर्वाधिक विकास औरंगजेब के समय में ही हुआ था, जबकि इसको कोई राजकीय संरक्षण नहीं मिला। तो फारसी जो कह सकते हैं संगीत कला है, फारसी गीत कला, संगीत कला या गीत लेखन जो होते थे, उसका सबसे ज़्यादा काम हुआ था औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो फारसी संगीत लेखन और गीत लेखन वगैरह या कविता लेखन, ये सब औरंगजेब के समय में काफ़ी फला फूला था। फिर प्रोस्टिट्यूशन को इसने बैन करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पास्ट में प्रोस्टिट्यूशन को बैन करने का प्रयास किया था। अकबर ने प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक अलग नगर बसा दिया था शैतानपुरी नाम से, ये हम आपको शायद बताना भूल गए थे। प्रोस्टिट्यूशन को पूरी तरीके से बैन करने का प्रयास किया था औरंगजेब ने अपने शासनकाल से, और कहा था कि प्रोस्टिट्यूट्स या तो शादी कर लें और ये बिजनेस छोड़ दें प्रोस्टिट्यूशन का, या तो कहीं और जाकर के बस जाएं रात से बाहर। औरंगजेब के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि औरंगजेब के समय में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि औरंगजेब का शासनकाल जैसे जैसे खत्म होता जाता है, औरंगजेब जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, इसकी टेरिटरीज घटती जा रही थी। जागीरदारी क्राइसिस औरंगजेब के अंत के समय से ही शुरू हुई थी, जब इतनी सारी भूमि जागीर के रूप में दे दी गई थी कि खालसा भूमि बहुत कम बची थी और जागीर में भूमि देने के लिए बच नहीं रही थी कई बार। मतलब इतनी सारी जागीर बांटी गई औरंगजेब के समय में कि जागीरदारी क्राइसिस हो गई और मुगल साम्राज्य एक तरीके से कोलैप्स होना शुरू हो चुका था, ठीक है। मतलब वैसे तो ये मेंटेन था कि एकदम से कोई ओवरथ्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि सेना पर अच्छा खासा नियंत्रण औरंगजेब ने बनाए रखा था, लेकिन टेरिटरीज जो है श्रिंक करना शुरू हो गई थी औरंगजेब के समय में। कोई महत्वपूर्ण टेरिटरीज पर कब्जा नहीं किया गया। बीजापुर, गोलकुंडा के अलावा शिवाजी भी एक तरफ मजबूत हो रहे थे, ठीक है, और बाकी जगह पर भी जो नए नए शासक है उनका उदय हो रहा था। हम लोग देख लेते हैं ग्रीन हाउस कैसे काम करता है। ये ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर है ये हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है, और खासकर जो ठंडे कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस कैसे काम करते हैं समझ गए, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑलरेडी समझ जाएंगे, और इसकी अवधारणा क्या है इसको भी समझ जाएंगे। ग्रीन हाउस जो है इस तरीके से काम करता है, कांच का बनाया जाता है, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट कांच का बनाया जाता है। ये कांच का एक तरीके से घर बना दिया जाता है, इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। यहाँ पर पौधे वगैरह उगाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पर सनलाइट बहुत कम आती है, और या तो इतनी नहीं आती जितने पौधे उगाने के लिए काफ़ी हो। यहाँ पर जैसे पौधे वगैरह उगा दिए गए और इसको कवर कर दिया जाता है हर जगह से, कि हवा अंदर ना आ पाए लेकिन रोशनी खूब अंदर जाए। तो अर्थ का जो रेडिएशन है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है, आपको पता है। अभी जो कांच है ग्रीन हाउस का, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो आने देता है, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को नहीं आने देता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होता है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ से आता है और यहाँ पर जितना भी कंटेंट है इसको हीट करता है। अब इसको हीट करता है तो ये भी जितना भी कंटेंट है ये रेडिएटिंग बॉडी के रूप में तब्दील हो जाता है। हीट होता है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ ना कुछ रेडिएट करेगा। तो जितना भी स्ट्रक्चर है ये रेडिएटिंग बॉडी के रूप में तब्दील हो जाता है। रेडिएटिंग बॉडी जो है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ने लगते हैं, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ से छूटने लगता है। अब चूंकि ग्रीन हाउस गैस जैसे कि हमने बताया लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक है, तो यहाँ से जो ग्रीन हाउस के अंदर से जो भी रेडिएटिंग बॉडी है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ रही है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन टू बी स्पेसिफिक, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो छोड़ रही है इसको बाहर नहीं जाने देता है। इसको जब बाहर नहीं जाने देता है तो ये ग्रीन हाउस की दीवारों से टकरा करके रेडिएशन फिर वापस यहाँ पर इंसिडेंट कर देता है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस में, मतलब ग्रीन हाउस में गर्मी बढ़ती है। ग्रीन हाउस में जो है गर्मी बढ़ने लगती है इस तरीके से, क्योंकि जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो क्रिएट हुआ है, जो एमिट हुआ है, ये वापस ग्रीन हाउस की दीवारों से टकरा करके यहीं पर रह जाता है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है
यहाँ का जो अंदर का वातावरण है ये हीट होने लगता है। एक बार सीडीएस के पेपर में पूछा था कि क्या यूवी रेस पास हो सकती हैं ग्रीन हाउस के कांच से, तो पास हो सकती है, लेकिन इन लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेस ये पास नहीं हो सकती। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो ग्रीन हाउस गैस मतलब ये ग्रीन हाउस के अंदर से जो निकलता है ये बाहर नहीं जा पाता, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस के अंदर ही रह जाता है। बार बार गैस निकल आ रहा है मुझसे, लेकिन ग्रीन हाउस इसको समझिए। ग्रीन हाउस के अंदर से लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो अंदर से एमिट होता है वो बाहर नहीं जा पाता, तो ग्रीन हाउस हीट होता है, वहाँ पर गर्मी बढ़ती है जो पौधों के लिए लाभदायक होती है ठंडे प्रदेशों में, ठंडे कंट्रीज में। जो भी मैंने अभी बताया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना है जिसकी छत और दीवारें मुख्य रूप से पारदर्शी सामग्री जैसे कांच से बनी होती है, जिसमें अविनियमित जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वाले पौधे उगाए जाते हैं। ग्रीन हाउसों में क्या होता है, सौर विकिरण स्पेक्ट्रम की अवरक्त और पराबैंगनी श्रेणियों के दृश्यमान और आसन्न भाग कांच की छत से दीवारों से होकर के पार हो जाता है। जो ग्रीन हाउस के अंदर का जो फर्श होता है वहाँ पर रखी सामग्री को हीट करता है और गर्म होने पर लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है निकलने लगता है ग्रीन हाउस गैस मतलब ये ग्रीन हाउस के अंदर से। लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकलने लगता है ग्रीन हाउस के अंदर से वो ट्रैप हो जाता है वहीं पर, क्योंकि ये कांच जो हमारा है ग्रीन हाउस का ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ ग्रीन हाउस वॉल डू नॉट एमिट infrared radiation, so the infrared radiation cannot escape via radiative transfer। ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर के लिए खुला नहीं होता है, तो कन्वेक्शन के माध्यम से भी मतलब हवा के माध्यम से भी जो हीट है ग्रीन हाउस के अंदर की वो बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, इस वजह से जो टेम्परेचर ग्रीन हाउस के अंदर मतलब बढ़ता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब यही फिनोमिना अगर हम एटमॉस्फेयर के लिए अप्लाई करें तो इस तरीके से काम करता है, जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि अर्थ से हमको शॉर्ट वेव रेडिएशन मिलता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में हमको इंसोलेशन मिलता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण से हमको ये रेडिएशन मिलता है, और जब हमारे एटमॉस्फेयर को ये पार करके यहाँ पे आता है तो हमारी अर्थ भी एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है हीट होने पर, और ये लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन छोड़ने लगती है। क्या छोड़ने लगती है अर्थ? लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ने लगती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन ये छोड़ने लगती है। अब ये रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं अपने भीतर। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे ओजोन हो गया, जैसे वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि अर्थ एमिट करती है इसको बाहर नहीं जाने देती हैं, इसको यहीं से दोबारा रिफ्लेक्ट कर देती हैं यहाँ पर वापस अर्थ की तरफ, तभी यहाँ पर अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं अर्थ का। अच्छा, हम लोग सोच सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ओवरऑल हार्मफुल ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अति ज़्यादा जब होने लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है तो हार्मफुल है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की उपयोगिता रही है पास्ट में भी। हमारे जीवन का जो उद्भव हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ उसमें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की उपयोगिता रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल्ड वे में ओवरऑल उपयोगी ही है अर्थ के लिए, खराब नहीं है। लेकिन अब चूंकि ग्रीन हाउस गैस इतनी ज़्यादा हम बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉजिटिव की जगह निगेटिव काम कर रहा है, ये समझना जरूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, कोई एनोमलस बिहेवियर नहीं है कि मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो मतलब ये खराब है पृथ्वी के लिए, ऐसा नहीं है। ये अच्छा है लेकिन अति से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से खराब है। जब हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था लाखों करोड़ों साल पहले, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही जो वाटर वेपर है ये सृजित हुआ था। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो एटमॉस्फेयर में थे उससे वाटर वेपर क्रिएट हुआ था, उससे ग्रीन हाउस मतलब वाटर वेपर ने ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम किया था। और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेंटेन है ओवरऑल हमारी पृथ्वी पर, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही मेंटेन्ड है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया होता अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अस्तित्व में ना होता। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यूपीपीएससी के 2020 पेपर में पूछा गया था, यूपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है कितना पहुंच जाएगा। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, जीरो के भी नीचे सब कुछ जम जाएगा अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली काम नहीं करेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये खराब चीज़ नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये गलत हो रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी वायुमंडलीय गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को
जो ट्रैप करने में सक्षम होती हैं, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव हम लोग बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस पॉपुलर जो है वो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ये आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को अर्थ से ट्रैप कर लेती हैं या फिर अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ग्लोबल कूलिंग गैसेस हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एक ग्रीन हाउस गैस है। तो N2O ये ग्रीन हाउस गैस है, जबकि NO2 नहीं है। NO2 नहीं है, ठीक है। NO3 भी नहीं होगा। N2O जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, NO2 नहीं है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बार बार NO2 आपको देते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस इसी तरीके से अनवरत बढ़ती रही तो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देंगी, ऐसा अनुमान साइंटिस्ट लोगों ने लगाया है। इसको ऐसे समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ गया, इसके अंदर जो सारे पौधे जो है जल करके मर गए, तो इसका मतलब ये समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फॉर्म में काम करने लगा। पौधों के सर्वाइवल के लिए ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हमने ग्रीन हाउस लगाया था, वो सारे पौधों को अगर मार देगा, तो इसका मतलब है कि हमने अच्छे से इसका उपयोग नहीं किया या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसी तरीके से पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है कि ग्लोबल टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे रिसर्चर्स का मानना है कि ये जो तापमान में वृद्धि बढ़ती जाएगी ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन के लगातार बढ़ने से, ये हमारे इन्वायरमेंट पर गलत चीज़ें जो है कारित करेगी, जैसे ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है लगातार, जलवायु परिवर्तन, जैसे कि बार बार एल नीनो वर्ष आ जाता है, बार बार सूखा पड़ता है, एल नीनो आ जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ के जो रेनफॉल पैटर्न को प्रभावित करता है। इसके साथ ही लगातार जो पोलर आइस घट रही है, जो हमारे ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और बड़े-बड़े पर्वतों के ऊपर जो आइस कैप हैं, जैसे हिमालयन स्नो कैप, ये अगर पिघल रही है तो इसका मतलब है कि सी लेवल बढ़ने वाला है। और सी लेवल जब बढ़ेगा तो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे हमने मैंग्रोव के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे हैं, जो स्वैम्प फॉरेस्ट हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, वो सारे जो है बर्बाद हो जाएंगे, जो बहुत एक बफर के रूप में काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। जो ये हमारे इकोसिस्टम बने हुए हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है नष्ट हो जाएंगे अगर सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नेगेटिव फॉर्म ले लेगा और इस तरीके से डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ने लगेगा। क्रायोस्फेयर का डेफिनेशन ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपसे एग्जाम पूछ लें कि व्हाट इज क्रायोस्फेयर। आपने लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और बायोस्फेयर वगैरह के बारे में पढ़ा, लेकिन क्रायोस्फेयर क्या है? क्रायोस्फेयर इज अ फ्रोजन वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर सिस्टम। भारत में जितना, मतलब ये माफ कीजिए, पृथ्वी पर जितना जल तंत्र है उसका जो जमा हुआ हिस्सा है उसको क्रायोस्फेयर आप बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? पोलर रीजन में जो बर्फ है, हाई माउंटेन रेंजेस के ऊपर जो बर्फ जमी है, ये सब क्रायोस्फेयर में आ जाते हैं। एक बार CGPCS ने पूछा था कि कितना कंट्रीब्यूशन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस का, इसको क्रम से लगाने के लिए आया था। तो आप ये देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकंड नंबर पर मीथेन आ जाएगी, यानी CH4। फिर आ जाएंगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, 14%, और N2O का यहाँ पर कंसिडरेशन करीब 6% का है। ये घट बढ़ भी सकता है, कहीं पर 61 दिया हो सकता है, कहीं पर 58। तो आपको खाली क्रम ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन CO2 का है, और फिर मीथेन का है, फिर CFCs का है, फिर N2O का है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। लगभग हर बार ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 2018, 19, 20, 21, 22 कोई भी पेपर आप देख लीजिए, पिछले साल वाला भी, उसमें ओजोन डे पूछा था। उसको छोड़ करके जब भी पेपर होता है UPPSC का, उसमें कोई ना कोई सोर्स जरूर पूछते हैं ग्रीन हाउस गैस का, जैसे CO2। CO2 ही कहाँ से आता है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से आता है, डिफॉरेस्टेशन से आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेशन से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा, और इंसुलेशन फोम यूज़ करने से, एरो प्रोपेलेंट्स यूज़ करने से, एरोसोल वगैरह यूज़ करने से, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूजेज जो होते हैं एरोसोल वगैरह के, उससे आते हैं CFCs। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी CFCs का इस्तेमाल होता है। मीथेन के बारे में बात करें तो पैडी जहाँ पर उगाया जाता है, यानी कि चावल के खेतों से मीथेन निकलती है। एक्सक्रीटा ऑफ कैटल्स, यानी कि जानवरों के मलमूत्र से भी मीथेन उत्सर्जित होती है। लाइव स्टॉक से भी, टर्माइट से भी। टर्माइट्री के बारे में एक बार पूछा गया था कि जो ये टर्माइट्री होती है या फिर जब दीमक की बाम्बी होती है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। फॉसिल फ्यूल जलाने से मीथेन निकलती है। वुड बर्निंग से जो है मीथेन निकलती है। लैंडफिल से मीथेन निकलती है, ठीक है। वेटलैंड से निकलती है, और फर्टिलाइजर फैक्ट्री से मीथेन निकलती है। मीथेन वाला जरूर ध्यान रखिएगा।
नाइट्रस ऑक्साइड N2O निकलती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, और फर्टिलाइजर से, बर्निंग ऑफ वुड से, या बर्निंग ऑफ बायोमास भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू से N2O निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आयरन और स्मेल्टिंग वाली फैक्ट्री से निकलती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, और ई वेस्ट जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, व्हीकल जरूर ध्यान रखिएगा, व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो होता है उससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो मतलब टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यूट्रोफिकेशन हमने पढ़ा था एंथ्रोपोजेनिक ज़्यादा होता है, और लेकिन ऐसा नहीं कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपसे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन जाए कि यूट्रोफिकेशन इज ओनली मैन मेड या फिर ओनली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन भी कई बार हो सकता है। नेचुरल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह जब आ जाती है तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन भी होता है। प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि ओवर एबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लड वगैरह आ जाती हैं, तो जो लैंड से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है ये सीप करके, बह करके किसी भी लेक या रिवर में बह जाता है। ठीक है, बाढ़ अपने साथ बहुत सारा मलबा बहा करके ले जाती है और बहुत सारा न्यूट्रिएंट लेकर के चली जाती है, जो एल्गी और अदर जो बेसिक प्लांट लाइफ है उसको फ्लोरिश करने में मदद करता है। लेकिन जब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर भी एल्गल ब्लूम होने की संभावना होती है, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन के कंपैरिजन में नेचुरल यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस जो है ये सब्सटेंशियली स्लो होती है, यानी कि बाढ़ अगर बहुत लंबे समय तक बनी रही तब जाकर के कहीं नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है। द प्रोसेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि फ्लड आने पर ऐसा जरूरी नहीं कि एल्गल ब्लूम हो ही जाए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर चेंज ब्रॉट आउट बाय ग्लोबल वार्मिंग में इनहेंस इट। ग्लोबल वार्मिंग से अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं का, तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम होने की संभावना ज़्यादा होती है। मानव जनित सुपोषण कैसे होता है? मानव गतिविधियों से मानव जनित सुपोषण होता है, यानी कि मैन मेड यूट्रोफिकेशन। मैन मेड यूट्रोफिकेशन के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लॉन्स एंड अदर एरियाज। जहाँ पर भी हम फर्टिलाइजर डालेंगे वो कहीं ना कहीं सारा का सारा नहीं उपयोग कर लिया जाता है हमारी फसल के द्वारा, ना हमारे पौधों के द्वारा। वो कहीं ना कहीं वेस्ट के रूप में बह जाता है, और बह करके अगर मान लीजिए वाटर बॉडी में पहुंचा तो वहाँ पर 100% संभावना है कि वहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। Rainfall washes these fertilizers away and they eventually end up in water bodies like lakes and rivers. ठीक है, when fertilizers are introduced in an aquatic ecosystem, they provide abundant nutrients to algae, plankton, causing eutrophication of water. यूट्रोफिकेशन होना ही है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, तो एल्गी और जो बैक्टीरिया हैं, जो भी प्लैंकटन्स वगैरह है, वो काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर फैल जाएंगे और ग्रो करेंगे। Overpopulation puts a significant strain on industrial and agricultural expansion, resulting in deforestation. ओवर पॉपुलेशन से हमको ज़्यादा इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो डिफॉरेस्टेशन होना ही होना है। इससे संबंध में भी क्वेश्चन आ चुका है वैसे एग्जाम में लास्ट ईयर ही, असर्शन रीजन का। द सॉइल इरोड्स मोर इजीली एज अ रिजल्ट, रिजल्टिंग इन ग्रेटर सॉइल डिपॉजिट्स इन वाटर बॉडीज। तो जब इरोजन होगा, मतलब जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन आसान हो जाता है। सॉइल इरोजन जब होता है तो बहने वाला पानी ज़्यादा सॉइल जो है अपने साथ कैरी करके बहा करके ले जाता है, और न्यूट्रिएंट्स भी बहा करके ले जाता है दूसरे वाटर बॉडी में डालने के लिए। यूट्रोफिकेशन एंड सीरियस हार्म टू द इकोलॉजी इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी कैन रिजल्ट इन फॉस्फोरस रिच सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन के बाद अगर फ्लड आया तो वो किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ा देगा, और उससे भी यूट्रोफिकेशन की संभावना रहती है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ यूट्रोफिकेशन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार होती हैं। सीवेज पाइपलाइंस और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर डिस्चार्ज किया जाता है डायरेक्टली वाटर बॉडीज में, जो कि बिल्कुल किया जाता है आज भी, द न्यूट्रिएंट्स इन द सीवेज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन। सीवेज से भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है एल्गी वगैरह को, और वहाँ पर भी यूट्रोफिकेशन होने की संभावना और एल्गल ब्लूम होने की संभावना लगातार बढ़ जाती है। इसमें हमसे पूछा है, ये PYQ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर पोल्यूशन के लिए, मतलब ये एयर पोल्यूशन से संबद्ध नहीं है। स्मॉग ये एयर पोल्यूशन संबद्ध है, एसिड रेन ये एयर पोल्यूशन संबद्ध है, एस्बेस्टोसिस रोग जो होता है ये एयर पोल्यूशन संबद्ध है, लेकिन यूट्रोफिकेशन जो है ये जल प्रदूषण संबद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। और हम ओरल प्रोसेस में भी देख चुके हैं कि जल ही दूषित होता है जब, तभी यूट्रोफिकेशन होता है। डे नंबर 38 में साइंस सेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग पिछले वाले में समझी थी, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट छूट गए थे, वो यहीं पे क्लियर करते हैं। और इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछना स्टार्ट करो अपनी तरफ से, वो डाउट और उसका सल्यूशन भी इसी में हम कवर कर देंगे। और उसके अलावा जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट में हम
लीवर की पूरी वर्किंग बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि अगर लीवर की पूरी वर्किंग बताने पे आ गए तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है कि पाचन तंत्र की जो वर्किंग है कि कैसे काम करता है, आप जैसे ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हो और उसके बाद सुलभ शौचालय जाते हो तो बीच में जितना भी कुछ होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सब हम कवर कर चुके हैं, तो उस बारे में कोई बात नहीं होगी। हालांकि इस बीच जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो सब का सब हम यहाँ पे बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझने के बाद भी अपन ये नहीं देख पाए थे कि वो कितने हिस्से में बटा होता है, तो उसके लिए दो चीज़ें अपने को देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो, उसके बाद वहाँ से लेके पूरा खाना कहाँ कहाँ पे जाता है वो सारे अंग हमने एक तरफ कर लिया, और उसके अलावा उस खाने को पचाने के लिए जिन अलग अलग चीज़ों का रोल होता है उसको हमने एक तरफ कर लिया। तो सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये स्विस कैनाल है, सॉरी क्या बोला था हमने, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें वो सारे ऑर्गन आएंगे जिनके थ्रू खाना गुजरता है जैसे ही हम मुंह में लेते हैं, और उसके बाद जब सुलभ शौचालय जाने तक पूरा का पूरा खाना उन अंगों से पास होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है सहायक पाचक ग्रंथियाँ, जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। इनका काम ये होता है कि जहाँ जहाँ पे खाना पहुँच रहा है वहाँ पे उसको इस लायक बनाओ कि वो और नीचे जा सके। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तब आपको डॉक्टर को याद करना पड़ सकता है और दवा लेनी पड़ सकती है। इसका मतलब क्या हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके थ्रू खाना होके नहीं जाता है बिल्कुल भी क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ये नहीं जाता है। एक एक्सेप्शन है इसमें, आंत में बिल्कुल खाना जाएगा, लेकिन वहाँ इसके बावजूद उसको सपोर्ट चाहिए होगा और आगे जाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसमें आते हैं माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद ग्रास नली, ईसोफेगस, अमाशय, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, छोटी आंत। उसके बाद एलाई, बोले तो बड़ी आंत। तो उसके बाद एनस, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही इतने समझदार हो। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं, जैसे ही आपने खाना मुंह में डाला वहीं पे जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाती हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसके बाद गाल ब्लैडर, फिर अग्नाशय मतलब पैनक्रियास, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये सब के सब जो भी खाना अलग अलग पोजीशन पे होता है उसको इस लायक बनाते हैं कि वो और नीचे आराम से चला जाए, कहीं उसमें कोई दिक्कत ना पड़े। तो जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे फेफड़े और दिल को इग्नोर कर देना, ये सीधे फूड पाइप से ऐसे जाएगा, लीवर उसमें अपना रोल प्ले करेगा जो कि इस वीडियो में अपन देखेंगे भी। इसके बाद ये पेट से होते हुए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही सुलभ शौचालय की ओर भागोगे उसका काम हो जाएगा। ये सब का सब कवर होता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो आपके जो दांत हैं वहाँ से लेके एनस तक टोटल लेंथ कवर करता है 9 मीटर। मतलब जैसे ही आप कोई भी चीज़ मुंह में डालते हो तो वहाँ से लेके फाइनली वॉशरूम जाने तक, बार बार सुलभ शौचालय बोलना अच्छा नहीं लगता, टोटल 9 मीटर यानी कि 32 फीट की दूरी ये खाना तय करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं पीसीएस और वनडे में। जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो तो उसको शुद्ध हिंदी में अंतःग्रहण कहते हैं और पढ़े लिखों की भाषा में इंजेशन। उसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि खाना पच रहा है तो हिंदी में इसे पाचन कहते हैं और अंग्रेजी में डाइजेशन। इसके बाद जैसे ये आंत में जाता है और उससे न्यूट्रिएंट अलग होना चालू हो जाते हैं और फाइनली विलाई में जाके वो खून में मिल भी जाते हैं। जब वो इस लायक बन जाते हैं कि खून में घुल पाएँ तभी तो मिलेंगे, उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद एसिमिलेशन, बोले तो उससे एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। तो एनर्जी जिस प्रकार से रिलीज़ होगी वो आपको कहाँ पे बताएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्योंकि विलाई ने तो जो भी न्यूट्रिएंट थे फाइनल जो खून में घुलने लायक थे उसको तो भेज दिया बाकी शरीर में, अब उससे एनर्जी कैसे निकलेगी, इसे बोला जाता है एसिमिलेशन। इसके बाद की चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी समझदारी आप में है। अभी यार अगर मुंह की बात चली गई है तो इस मसाला खाए हुए व्यक्ति को देखो, वैसे ये मसाला नहीं खाए, ये मजाक की बात थी। अभी इसको क्या हुआ है वो समझेंगे बाद में। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद उसको चबा लिया और सैलिवरी ग्लैंड ने अपना काम कर दिया उस पर, तो जो भी कौर मुंह में है आपके उसे कहा जाता है बोलस।
फॉर एग्जांपल आप जो कुछ भी खा रहे थे और इससे पहले आप उसको निगलते, उसमें आ गया बाल और उसने मतलब इसके बाद आपको थूकना पड़ा, तो वो जो थूका हुआ पार्ट है वही बोलस है। अब इस बंदे को हुआ क्या है, इसकी जो पैरोटिड ग्लैंड है जिससे सलाइवा रिलीज होता है उसमें सूजन आ गई है। इसे मम्स मतलब गलसुआ कहते हैं। जो लोग इस सीरीज़ में रेगुलर हो वो रिलेट कर पाओगे कि आखिरी बार इसकी बात किस वीडियो में हुई थी। अब भाई साहब थोड़ा अगर और नीचे चलें तो चालू हो जाती है अपनी ग्रास नली। 13 इंच मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास की होती है लंबाई में। अब इसमें जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि न्यूटन का कोई फ्री फॉल का नियम नहीं लगता है, ग्रेविटी के तहत खाना ऐसे नीचे नहीं आता है पट्टे से। तो किसके माध्यम से आता है, क्रमाकुचन के माध्यम से, पेरिस्टलाइसिस या पेरिस्टैल्सिस इसे बोल सकते हैं। तो जब भी खाना निगलने के बाद पेट में एंट्री करने से पहले इस पाइप से ट्रैवल करता है, उस पूरे प्रोसेस को क्रमाकुचन कहते हैं। मतलब कि इसमें यहाँ की जो आप कह सकते हो मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ना फैलना चालू करती हैं और उसी हिसाब से आपके निगले हुए कौर को नीचे भेजती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट के भी खाना खा लो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ये चीज़ तो साफ है कि चूंकि आप लेट के खा रहे हो तो भी वही प्रोसेस हो रहा है, क्रमाकुचन, खड़े होके खा रहे हो तो भी वही हो रहा है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत होती नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई है तब आपको रिकमेंड किया जाता है एंडोस्कोपी। इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं पेट के ऊपर, अपने उसी पापी पेट के ऊपर। तो इसके 3 हिस्से आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि पेट और दिल एक टाइम पे आपस में बहुत नज़दीक हो जाते हैं, इसीलिए जो शुरुआती हिस्सा है इसे कार्डियक पार्ट बोलते हैं। इसके बाद बीच का हिस्सा जिसे फंडिक पार्ट बोलते हैं, और तीसरा अंतिम हिस्सा जिसे पाइलोरिक रीजन कहते हैं। और उसके अलावा ये जो मैगी टाइप की है, मतलब अभी आंत चालू नहीं हुई है फिर भी आंत जैसी लग रही, इसे बोलते हैं रुगे। एक एक करके अभी आते हैं, जो कुछ भी लिखा है इस बारे में अभी एक्साइटमेंट मत दिखाना। सबसे पहले कार्डियक पार्ट की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था पेट में पाया जाता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कहीं ना कहीं से वो निकलता भी होगा। आप लोग ये कमेंट में पूछ सकते थे चाहते तो इससे पहले आप पूछते, हम खुद ही बता दे रहे हैं कि कार्डियक पार्ट में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल, वहाँ से HCl रिलीज होता है। इसके बाद बीच वाले हिस्से पे आ जाओ, तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें 2 टाइप के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे, एक पेप्सिन दूसरा रेनिन। रेनिन की सर्वाधिक मात्रा होती है दूधमुहे बच्चों में, और जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं इसकी मात्रा कम होती जाती है। पेप्सिन आप जानते हो अच्छे से कि जो भी प्रोटीन होता है उसका पाचन यहीं पे चालू हो जाता है पेट में ही, और सबसे पहले वो पेप्टोन में टूटते हैं, सारी कहानी आप जानते हो। अब बात करते हैं रेनिन की। तो दूधमुहे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मम्मी का दूध पीते हैं अपनी। अब ये मत बोलना हम अपने बच्चों को बाहर का पिलाते हैं, वो सबका अपना पर्सनल है, लेकिन होता सेम चीज़ है। जैसे ही वो बच्चा दूध पी लेता है तो दूध में होता है कैसीन। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि नहीं पच पाएगा। अब इसको पचाने की जिम्मेदारी पेट की हो जाएगी, जिसके लिए वहाँ से रिलीज होता है फंडिक पार्ट से रेनिन नाम का एंजाइम, जो कि दूध में पाए जाने वाले कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। मतलब कुल मिला के दूध का दही बना देता है, सिंपल बोले तो। आपने कई बार ये चीज़ अगर देखी हो तो रिलेट कर पाओगे कि जब भी कोई बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है तो जब वो उल्टी करता है तो वो दूध नहीं उगलता है, वो दही टाइप का उगलता है। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि रेनिन ने अपना काम कर दिया। उसके बाद आपके बचपन की ओर ले चलते हैं। आप जैसा कि ये सुनते आ रहे हो कि चलो भाई जल्दी खाना लगाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो वाकई में कोई चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं, वो ये रुगे है, ये आपके पेट में चुभ रहा होता है और आवाज़ कर रहा होता है। अब इसका काम ये है कि जैसे ही आपने खाना खाया तो पेट का एरिया बढ़ना चाहिए ताकि वो खाने को अपने में एडजस्ट कर सके। तो यही रुगे पेट का एरिया बढ़ा देते हैं जब खाना इसमें एंट्री मारता है तब, और जब यहाँ से खाना रिलीज़ होने को होता है बाहर निकलने को डाइजेशन के लिए, तब इसका एरिया कम हो जाता है। आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि पेट में HCl है, कभी उसी HCl को ज़रा हाथ पे डाल के देखना तो हाथ जल जाएगा। वैसे मुझे ब्लेम मत करना, अपने रिस्क पे डालना। तो जैसे ही आप ये करोगे हाथ जल जाएगा, लेकिन पेट इसके बावजूद नहीं जलता। क्या आपके मन में ये डाउट उठा है कभी? उठना भी चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है, पेट की जो बाउंड्री होती है वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसका नेचर होता है अल्कलाइन। इस मेम्ब्रेन के आजू बाजू जो लिक्विड बह रहा होता है वो अल्कलाइन प्रकृति का होता है, मतलब pH 7 से ऊपर होता है जिसका। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि एसिड और बेस जब रिएक्ट मारेंगे तो एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से
इतना HCl होने के बावजूद पेट की दीवारें और उसकी सेल डैमेज नहीं होती। अब अगर पेट की बात चली गई है तो उसमें खाना रुकता है 4 घंटे, ये हम पिछले में ही बता चुके हैं। लेकिन उस 4 घंटे तक खाने को क्या कहा जाता है जो कि पेट में रहता है? तो काइम कहा जाता है। और मुंह में रखे हुए खाने को क्या कहते हैं? वीडियो रिवाइंड करके देख लो, बता चुके हैं। अब पेट से नीचे उतरेगा खाना, किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद क्या होगा, ये पिछला वीडियो देख लेना। फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो ये देखो। एक हिस्सा वो होता है जहाँ पे पेट खत्म हो रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रही होती है। मतलब पेट से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में भागता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन किस रास्ते से जाएगा? तो ड्यूडेनम से। उसके बाद बीच के हिस्से में पड़ेगा जेजनम। इसका काम होता है खाने को आगे रास्ता दिखाना, बस सुरंग की तरीके से होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रहा होता। इसके बाद है इलियम। सारा का सारा जो खाना है पच चुका होता है और यहाँ पे विली पाई जाती है जो कि खाने से निकाले हुए न्यूट्रिएंट को, जो कि खून में मिलने लायक है, उसको आगे भेज देती है खून में। अब वहाँ से एनर्जी कैसे रिलीज होती है ये आपको बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब वैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम की बदौलत, जिसका जिक्र हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। तो चलो इस बार शुरू कर लेते हैं। तो यार आंत में 5 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले मिलेगा एरेप्सिन, जो कि पॉलीपेप्टाइड, जिसे आप पेप्टाइड भी बोल सकते हो, उसको अमीनो एसिड में बदल देगा फाइनली। इससे पहले हमने देखा था जो प्रोटीन है वो पेप्टोन में टूटेगा पेप्सिन की वजह से। उसके बाद ये जो पेप्सिन है ये पेप्टाइड यानी कि पॉलीपेप्टाइड में टूटेगा ट्रिप्सिन की वजह से। उसके बाद एरेप्सिन पिक्चर में आ जाएगा जो कि इस पॉलीपेप्टाइड को फाइनली अमीनो एसिड में बदल देगा, जो कि सीधे खून में मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सुक्रेस। ये सुक्रोस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। अभी जो आप चीनी खाते हो या फिर गन्ने का रस ले लो, उसमें होता है सुक्रोस, और पार्लेजी बिस्कुट में होता है ग्लूकोज। ये आपके खून में घुल भी सकता है। इसी वजह से एक्सीडेंटल केस में या फिर जब कमज़ोरी बताते हो डॉक्टर को तो वो ड्रिप चढ़ाता है जिसमें ग्लूकोज होता है। इसमें होता ये है कि सीधे खून में मिल जाएगा और एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, आंत वगैरह को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। इसके बाद ये है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी खून में सीधे मिल सकता है, जिस वजह से आप ऐसा कहते हो कि सीधे सीधे फल खाया करो, लेकिन यहाँ सुनता कौन है। फिर है माल्टेज, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। फिर है लैक्टेज। अब रेनिन एंजाइम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो ख़त्म होता जाता है, लेकिन लैक्टेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जन्म से आपकी छोटी आंत में बन जाएगा। इससे आप दूध और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो पचा लेते हो। तो ये जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। लैक्टोज कहाँ से आया? जो दूध पिया आपने वहाँ से आया। फिर है लाइपेज। लाइपेज फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देगा। वैसे ऊपर से लेकर नीचे तक कुल मिला के 9 मीटर खाना जो है वो ट्रैवल करता है, लेकिन उसमें से 6-7 मीटर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता रहता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है 9 मीटर, मतलब 32 फीट। उसमें से भी 20-22 फीट केवल ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है। अब छोटी आंत के बाद बात आती है बड़ी आंत की। तो जैसा कि हमने देखा सारा का सारा भोजन आपका पच जाएगा किधर? छोटी आंत में। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा, बस 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ये सीधे सीधे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में घूमता रहेगा, और फाइनली क्या होगा हम सभी जानते हैं। लेकिन भैया सवाल ये उठता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत तक किस रास्ते से खाना पहुंचेगा? तो वो सीकम के रास्ते से पहुंचेगा। सीकम वो हिस्सा होता है जो कि छोटी आंत से बड़ी आंत को कनेक्ट करता है, और इसी के रास्ते जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एंट्री मार लेता है बड़ी आंत की तरफ। अब ये जो अपेंडिक्स है इसका कोई ऐसा सच काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मौजूद रहती है पूंछ की तरीके से। अब इसमें अगर गलती से वेस्ट प्रोडक्ट फंस गया तो ऑपरेशन करवा के इस हिस्से को कटवाना पड़ता है बस। इसके बाद शुरुआत हो जाती है कॉलन की। जैसे ही इस वाले हिस्से में प्रवेश करोगे, इसे पूरे को कॉलन कहते हैं। कॉलन के कई पार्ट होते हैं, कई क्या 3 होते हैं, 1 2 3, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा सीकम के रास्ते खाना सीधे घुस गया, मतलब काहे का खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीधे घुस गया, वो ऊपर जाएगा इसे। तो जिस रास्ते से ऊपर गया उसे कहेंगे असेंडिंग कॉलन। उसके बाद ऐसे इस तरीके से जाएगा लेफ्ट टू राइट, मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट टू राइट, और अगर शीशे में देखोगे तो राइट टू लेफ्ट, जो भी है।
तो उस रास्ते को कहेंगे ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद ये नीचे आएगा कहाँ के लिए, तो रेक्टम के लिए, तो उसे कहेंगे डिसेंडिंग कॉलन। और डिसेंडिंग कॉलन और रेक्टम के बीच में जो हिस्सा पड़ेगा उसे सिग्मॉइड कॉलन कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इंपॉर्टेंस चालू हो जाती है बड़ी आंत की यहाँ से, पूरा का पूरा कॉलन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे हिस्से में पानी जो है वो सूखना चालू हो जाता है। और अगर भाई साहब इसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो वो बोलते नहीं है कि अंत भला तो सब भला, पूरा का पूरा पाचन हो चुका है, सब कुछ सही है, न्यूट्रिएंट भी पहुंच चुके हैं शरीर तक, लेकिन अगर यहाँ से कुछ भी डैमेज हुआ, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बड़ा आप समझते हो जो इरफान खान साहब को हुआ था 2020 में, तब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे खाली करने आप सुलभ शौचालय जाते हो, ये जहर बन जाता है सीधे सीधे हमारे शरीर के लिए। उसके बाद आता है सिग्मॉइड। ये रास्ता पूरा का पूरा साफ होना चाहिए, इसमें अगर सूजन आ गई तो रेक्टम तक कायदे से खाना पहुंचेगा ही नहीं। और बावजूद इसके कि आपका पेट आंत सब कुछ सही है, आपको शिकायतें रहने लगेंगी कब्ज की, गैस की, वो इस वजह से होगा क्योंकि सिग्मॉइड में दिक्कत आएगी। तो सिग्मॉइड की जांच होती है सिग्मॉइडोस्कोपी से, और पूरे के पूरे कॉलन की जांच होती है कोलोनोस्कोपी से। कोविड-19 बीमारी के बाद आंतों में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो हम सभी ने या आइदर सिग्मॉइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कुछ ना कुछ तो कराया ही था। तो जिन्होंने कराया हो वो अपना बता सकते हैं हाँ या ना में। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। सिग्मॉइड के थ्रू ये रेक्टम पे आएगा और रेक्टम एक हद तक इसको झेलेगा, इसके बाद दिमाग को सिग्नल भेजेगा और उसके बाद क्या होगा, आप लोग समझदार हो। वैसे ये जो आंत में कुछ बैक्टीरिया बनते हैं ना, ये छोटी आंत में नहीं बल्कि बड़ी आंत में बनते हैं, जिसे कि हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और आंत में जो खराबी आती है वो उसी बैक्टीरिया के ना बनने के कारण आती है, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको देते हैं प्रोबायोटिक्स, ताकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये वापस जिंदा हो सकें और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करके वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगवाने में आपकी मदद कर सकें। वैसे जो भी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया की बदौलत बनते हैं, अरे ये क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब कुछ विटामिन इसी आंत में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बना देते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं वो हम बता चुके हैं इसी सीरीज़ में। जो लोग रेगुलर हो कृपया कमेंट कर दो यार। अब यार छोटी आंत के बारे में सभी बात करते हैं कि वो 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, 20-22 फीट, लेकिन बड़ी आंत की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी ना, तो 1.5 मीटर यानी कि 5 फुट। तो मतलब कुल मिला के लंबाई में 4 गुना का फ़र्क है छोटी और बड़ी के बीच में। अब इसमें से जो छोटी है वो बड़ी वाली से 4 गुना तक लंबी है। इसके बाद हम बात करेंगे 1992 में आई मूवी जिगर के बारे में। अरे मतलब वो दूसरा जिगर हो गया। हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग होता है। अंग क्या, ये एक ग्लैंड की तरीके से होता है जो कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब ये पाया कहाँ जाएगा, हमारे दाहिनी तरफ। आप हाथ रख के देखना, ये जो पसली होती है सबसे निचली वाली, इससे ये प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब पूरा नहीं, ऊपर का हिस्सा, बाकी बीच का हिस्सा पूरा खुला होता है। वैसे तो इसके 400 से 500 फंक्शन होते हैं, और अगर पूरा मैं समझाने बैठ गया तो 2.5 दिन का वीडियो बनेगा। हालांकि कुछ लोग फिर भी देखेंगे, उनको हमारी बकैती पसंद आती है, लेकिन जो पीसीएस का एस्पिरेंट है वो पक्का घर ही आएंगे, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपको डिस्क्लेमर दे दें कि यहाँ पे लीवर के वही फंक्शन समझाए जाएंगे जो कि डाइजेशन मतलब पाचन से रिलेटेड हैं। बाकी जो दूसरे फंक्शन हैं जब वो चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे अपने प्यारे लीवर के बारे में, जिसको कोविड-19 ने काफ़ी प्रभावित किया हुआ था। वज़न के हिसाब से ये 1.5 किलो के आसपास का होता है और इसका रंग होता है चॉकलेट का। क्या इसका मतलब ये है कि बचपन में जो बंदर का जो दोस्त था मगरमच्छ, उसकी वाइफ बंदर का कलेजा मांग रही थी, तो क्या वो चॉकलेट से कंफ्यूज हो रही थी? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बता सकते हो। जो हमारा ये लीवर है ये 2 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, एक कफ़र सेल और दूसरा हिपैटिक सेल। और अगर ये हिपैटिक सेल हद से ज़्यादा डैमेज हो जाए या फिर शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो हमें हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे तो यार लीवर के 500 के आसपास काम है, लेकिन हमारे शरीर का जितना भी खून होता है वो लीवर से ज़रूर पास होगा। इनफैक्ट शरीर का 13% जो खून है वो हमेशा लीवर में स्टोर भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लीवर एकमात्र ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो कि खुद को रीजनरेट कर सकता है, सेम टू सेम छिपकली की पूंछ के माफिक।
अगर आप इस चाकू से लीवर के 75% तक के हिस्से को काट दो तो वो वापस बन के खड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप लोग सोच रहे होगे यहाँ कोई बर्फ़ी वगैरह कट रही है, तो नहीं, ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन है उसके रीजनरेशन का। तो भैया डाइजेशन में हमारा लीवर क्या काम करता है, चलो शुरू करते हैं बाकायदगी के साथ। सबसे पहले जैसा कि हमने पहले बोला कि शरीर में से जितना भी खून है वो लीवर से ज़रूर पास होगा। और क्यों पास होगा, क्योंकि उसका एक काम ये भी है, हमारे शरीर का जितना भी खून है उसको साफ़ करना। तो किडनी का क्या काम है वो तब बताएंगे जब किडनी पे आएंगे, उस पर बात करने। जितने भी अनावश्यक आपकी आरबीसी हैं उनको मारेगा और स्प्लीन में भेज देगा उसकी लाश को। इसके अलावा हम लोग इस बारे में वैसे बात कर चुके हैं कि अगर आप जीवित इंसान हो, मतलब 1 दिन से लेकर 100 साल तक कोई भी आपकी उम्र है, तब तो आपके शरीर का खून आपकी हड्डी के अंदर बोन मैरो में बनेगा। लेकिन अगर आप अपनी माताजी के गर्भ में होते हो तो वहाँ पे आपके शरीर में कोई हड्डी तो होती नहीं है, मतलब होगी भी तो अंडर डेवलप्ड होगी, तो वहाँ पे नहीं बन पाएगा खून। तो वहाँ पे आपको खून मिलेगा कहाँ से, तो लीवर से मिलेगा। एक फंक्शन इसका ये भी है। इससे पहले हम अगला फंक्शन देखें। जितने भी नशेड़ी लोग देख रहे हो वो सावधान हो जाओ, आपके मतलब की बात बताने जा रहा हूँ। आप जितना भी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जितने भी मर्जी पैक पीते हो, आपके शरीर को टॉक्सिन्स पहुँच रहे होते हैं और ये सारे टॉक्सिन सीधे सीधे लीवर के पास जाते हैं और लीवर की जो सेल्स होती हैं इन सारे टॉक्सिन को मार गिराती हैं, जिस चक्कर में वो खुद भी नष्ट हो जाती हैं। हालांकि जैसा कि हमने अभी देखा कि नष्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो आप हद से ज़्यादा पी रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की हद होती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लीवर भी जवाब दे देगा, वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। लीवर आपका ख़राब हो सकता है जिसके बाद वो नहीं बनेगा, अंतिम स्टेज। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस बोतल को सोच समझ के खोलने का। अब अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन पे आते हैं, जो कि है कि जैसे ही पेट से खाना बाहर निकलेगा और छोटी आंत की तरफ मूव करेगा, वैसे ही उसमें 2 टाइप के जूस रिलीज़ होते हैं, जिनमें से पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बाइल जूस है। ये लीवर सीधे सीधे उस खाने में छोड़ देता है। और ये जो नाशपाती की तरीके से आपको बैग दिख रहा है, इसे बोला जाता है गाल ब्लैडर। इसमें ये स्टोर करके रखता है उस जूस को, और जैसे ही वो समझ जाता है कि खाना पेट से बाहर आने वाला है, वो उसमें छोड़ देता है, ताकि पेट का जो भी एसिडिक खाना है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और नीचे भेजा जा सके, क्योंकि छोटी आंत इसलिए बनी नहीं है कि कोई भी एसिडिक खाना उधर जाए। अब यार बाइल जूस की बात चली गई है, तो जैसा कि हमने देखा वो बेसिक है, 7.7 के आसपास पीएच होता है उसका, और उसका रंग वही होता है जिसके प्रति हमारी लाइट मोस्ट सेंसिटिव होती है। 5500 नैनोमीटर के आसपास की उसकी, सॉरी एंगस्ट्रॉम के आसपास की उसकी वेवलेंथ होती है, ग्रीनिश येलो मतलब। अब इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले बाइल सॉल्ट, मतलब कुछ नहीं, NaHCO3, पित्त लवण जिसे कहते हैं। इसका काम होता है फैट को तोड़ना। तो फैट अगर आप खा रहे हो तो उसका पाचन लीवर के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर बाइल जूस नहीं गया तो फैट ब्रेक ही नहीं होगा, सिंपल बात है। दूसरा उसका हिस्सा होता है बाइल पिगमेंट, जिसमें 2 टाइप के पिगमेंट होते हैं, येलो ग्रीन, जिसमें से जो येलो है उसे बिलिरुबिन कहते हैं। और ये तब बनता है जब आरबीसी नष्ट करना शुरू कर देता है अपना लीवर, जैसा कि हमने बोला, और उसकी लाश को कहाँ फेंक देता है, स्प्लीन में। तो इस प्रकार से बिलिरुबिन को हटाने का काम करता है आपके ब्लड से, और ये बिलिरुबिन वॉशरूम के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर बिलिरुबिन हद से ज़्यादा है तो लीवर ये काम नहीं कर पाएगा, और जिस वजह से आपको पीलिया हो जाएगा, आपकी भूख गायब हो जाएगी और शरीर पीला पड़ जाएगा। दूसरा वैसे कलर ग्रीन भी होता है। आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हो उसको फैट में बदलने का काम होता है इसी लीवर का, और इसीलिए जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हो तब वो फैट आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता जाता है, जिस वजह से आप मोटे होते जाते हो। और अगर इन लोगों की तरह आपने फ़ैट खाना कम नहीं किया तो वो लीवर जो है उसी फैट को कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करना शुरू कर देता है, और ये कोलेस्ट्रॉल आपकी हृदय की धमनियों में, आर्टरी में जम जाता है, जिस वजह से एक टाइम बाद क्या होता है खुद ही समझ सकते हो। आप कुछ भी खाते हो XYZ, उसमें से ग्लूकोज रिलीज़ होता है। ये पूरी की पूरी राम कथा पिछले 2 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये ग्लूकोज कितना किस सेल को देना है ये डिसाइड करता है लीवर, और बाकी का ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने पास बचा के रखता है। और अगर मान लो आप किसी कारण से खाना ना खा पाए या फिर आप भूखों मरने लगे, तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है लीवर की बदौलत।
और आपको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा अगर आ जाए, भगवान ना करे किसी के साथ भी आए, कि ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाए, तब क्या होगा? तब इधर उधर से फैट और प्रोटीन खुद ही लीवर ढूंढेगा और उसको ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करेगा। इससे यही साबित होता है कि जो अपना लीवर है ये पावर बैंक की तरीके से काम करता है। मतलब कुल मिला के इधर उधर से फ़ोन को चार्ज करना है बस, मतलब बॉडी सेल्स को एनर्जी पहुंचानी है बस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। जैसे ही खाना पेट में एंट्री मारता है और आँत की तरफ आने को होता है छोटी, तो वहीं से फिर लीवर का काम चालू हो जाता है। और अगर इस लीवर में कोई दिक्कत है तो यहीं से आपको उल्टी, गैस, डायरिया ये सब की शिकायत होना लाजमी है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो भी खून को ग्लूकोज चाहिए तो कितना किस सेल को चाहिए, ये यहीं से डिसाइड होता है, लीवर से। तो चलिए अब बिना देरी किए लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर आते हैं। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, बस आप दूध नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो। आप जैसे ही दूध पीते हो तो वैसे ही आपको बेचैनी होने लगती है, कभी कभी गैस या उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, डायरिया भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये सब हो जाता है वो बंदा वापस से नॉर्मल हो जाता है, और ये केवल दूध पीने की वजह से होता है, बाकी किसी चीज़ की वजह से नहीं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, आंत में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टेज, और लैक्टेज बनाने वाली जो सेल्स हैं ये हमारी आंतों में बचपने में ही आ जाती हैं, पैदा होने के साथ ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें समय बीतने के साथ ये सेल्स विकसित नहीं हो पाती, जिस वजह से लैक्टेज कम होता चला जाता है। और अगर वो नहीं होगा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होना लाजमी है, क्योंकि ये जो लैक्टेज है ये दूध को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। दूध में पाया जाता है लैक्टोज, जो कि टूट जाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज की वजह से, मतलब गैलेक्टोज ग्लूकोज में टूटेगा लैक्टेज की वजह से। वैसे अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि आपको कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, तो आप कैसे समझ पाओगे? तो जितना भी दूध है, पैनकेक है, चीज़, दही, मैक्रोनी या फिर मिल्क चॉकलेट, इनमें से अगर एक भी चीज़ आप आराम से खा पा रहे हो, लेकिन दूध को देखते ही आपकी हवा ख़राब हो जाती है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको नहीं है ये, आपको केवल दूध नहीं पसंद है, इसकी शक्ल आप नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर इनमें से एक चीज़ भी खाते ही आपको उल्टी या गैस की शिकायत हो गई, तब तुरंत समझ जाना कि आपको है। वैसे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका दूध से बनी चीज़ें खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। मार्केट में लैक्टेज के एंजाइम की टेबलेट मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं। अगर आपका फिर भी ज़्यादा मन करे तो आमंड या राइस मिल्क आप ले सकते हो। कॉटेज चीज़ और ग्रीक योगर्ट भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ों के मुकाबले लैक्टोज काफ़ी कम होता है, जिस वजह से लैक्टेज को मेहनत कम करनी पड़ती है। वैसे आप में से जिसको भी ये है कृपया बता दो कमेंट में, खुला है सबके लिए। तो चलो फाइनली क्वेश्चंस करके वीडियो को एंड करते हैं, इससे पहले गाली खाने वाला काम हो जाए। तो जितना भी ग्लूकोज ज़्यादा बन जाता है वो कहाँ लीवर स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में? तो आंसर हमने पहले ही बता दिया, लीवर स्टोर करके रखेगा। उसके बाद है, अगर गाल ब्लैडर में कोई पथरी हो गई तो आप क्या नहीं पचा पाओगे? फैट नहीं पचा पाओगे, क्योंकि अगर गाल ब्लैडर नहीं होगा तो लीवर बाइल जूस लाएगा कहाँ से? वो नहीं ला पाएगा, और अगर बाइल जूस नहीं रिलीज़ हुआ तो फैट नहीं पच पाएगा, सिंपल बात है। और जिसको गाल ब्लैडर में पथरी हो गई तो डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू उसको काट के अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बाइल जूस बचा ही नहीं उसके शरीर में, जिसके बाद उसको ये सलाह दी जाती है कि जीवन भर थोड़ा रुक रुक के खाओ और फैट जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। तो बस यहीं पे एंड करते हैं आज के वीडियो को, फिर मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें करेंगे और भी ज़्यादा बाकायदगी।